हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता है। आज का जैसा कि टॉपिक है कि क्या मैं नीट 5 महीने में क्लियर कर सकता हूँ, तो इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और आप आंसर अपने मन में दे सकते हैं और उस हिसाब से जज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। अगर आपने अभी तक किताबें नहीं उठाई हैं या आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 5 महीने में मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर होगा नहीं, आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2024 नीट तो नहीं क्लियर कर सकते हैं। आप 2025 के लिए ज़रूर प्रयास करें, उसके लिए पढ़ाई अभी से चालू करें। हाँ, नीट 2024 के एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर हों, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना कंपटीशन है, कैसे लोग सिंसियर हैं। तो ये आइडिया आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट हैं, आप जेई का ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे थे और आपने बायो और बायोटेक्नोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था और अब आप नीट करना चाहते हैं 5 महीने में, तो आपके लिए ये अचीवेबल है, क्योंकि आपका ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई के कारण, जेई एडवांस की तैयारी के कारण बहुत अच्छी हालत में है। तो बायो जो है आपका 5-6 महीने में आराम से हो सकता है। तो नीट डेफिनेटली आप उस केस में क्लियर कर सकते हैं। तीसरे वो केसेस हैं जिसमें वो बायो के ही स्टूडेंट्स हैं और जो नीट क्लियर करना चाहते हैं। अब मैं नीट क्लियर की डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा पहले। तो काफ़ी लोगों का अपना एक नीट क्लियर करने का डेफिनेशन होता है। कोई बोलता है कि मेरे को 500 मार्क्स आ जाए, कोई कुछ आ जाए। मेरी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपका नीट क्लियर है, इसका मतलब आपके मिनिमम 600 मार्क्स हैं। अब 600 मार्क्स ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में किसी भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए मिनिमम आज की तारीख में 600 मार्क्स चाहिए। 600 मार्क्स से एक डिसेंट सी रैंक हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आप किसी, मान लीजिए, ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जो हाई स्कोरिंग स्टेट है, लेट्स से दिल्ली है या राजस्थान है, तो शायद 600 मार्क्स आपके लिए कम पड़े। बट अगर आप ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जहाँ पे पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज कम आता है, लेट्स से महाराष्ट्र है, एमपी है, हिमाचल है, तो 600 मार्क्स आपको बहुत अच्छे कॉलेज के लिए आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। 600 मार्क्स अपने आप में सफिशिएंट भी है एआईक्यू के थ्रू किसी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। चांस तो बनता है आपका। तो आपका टारगेट नीट क्लियर करने के लिए 600 मार्क्स तो होना ही चाहिए। अब 600 मार्क्स आएंगे कैसे 5 महीने में? तो इसके लिए अगर सबसे पहले मैं बात करूं, तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले 5 महीने में मैं रोज़ 12 से 14 घंटे की पढ़ाई मिनिमम करूँगा। और सिर्फ नंबर अचीव करने के लिए नहीं करूँगा, मतलब मेरा ये नंबर कहना है कि 12 घंटे एज अ नंबर नहीं अचीव करना है, 12 घंटे की क्वालिटी स्टडी करूँगा। अगर आप ये जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे कि मेरे को 12 से 14 घंटे क्वालिटी स्टडी करना है, तो आप नीट को जो क्लियर करने का जो आपका सफ़र है उसमें पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अब जब आपने ठान लिया है कि मैं 14 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो नेक्स्ट चीज़ क्या? तो आपको डेफिनेटली एक प्लान बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरों का बनाया हुआ प्लान करें, यूज़ करें। प्लान आप खुद बनाएं तो बेहतर होगा। अब प्लान बनाने के टाइम पे बहुत सारी बातों का आप ध्यान रखें कि प्लान बहुत इजी नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को, समझो, दिन भर में मैंने ये 4 टॉपिक करने का सोचा था, मेरे इजीली अचीव हो गया एंड आई एम हैप्पी, आज का मेरा प्लान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एंड एट द सेम टाइम प्लान अनवायबल भी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना सारा डाल लिया कि मैं वो प्लान में अचीव नहीं कर पाऊँ और वो ना अचीव होने के कारण मैं वापस स्ट्रेस में चला जाऊँ। तो इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी टाइम बाउंड। तो प्लान जो है वो आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ऐसा स्मार्ट करके कीवर्ड होता है, वैसा आपका प्लान बनाइए। अगर आप प्लान बनाने में समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसे करूँ, तो मैं आपकी शायद थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा कि यहाँ पे कैसे आप प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समझ लेना है कि बायो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जो भी, अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी है या आपने कहीं सुन लिया है कि मैं बायो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूँगा, ये टॉपिक छोड़ दूंगा, प्लीज़ डू नॉट फॉलो दैट। आपको ये मान के चलना है कि बायो आपको पूरा अच्छे से करना है,
क्योंकि वो आपके 50% मार्क्स को कवर करता है 720 में से। तो अगर आपको 600 मार्क्स लेके आना है नीट क्लियर करने के लिए, तो मिनिमम आपको 350 मार्क्स बायो में टारगेट करना चाहिए। अगर आपने 350 मार्क्स बायो में हासिल कर लिए तो आपको 600 में से अगर मैं माइनस करूँ 350, तो जो है आपके बचते हैं अनदर लेट्स से आपके कितने बचते हैं 250 मार्क्स, राइट। तो 250 मार्क्स के लिए आप चाहे तो फिजिक्स में 125 का टारगेट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में 125 का टारगेट कर सकते हैं, या अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप केमिस्ट्री में 125 से ज़्यादा का टारगेट कर सकते हैं, फिजिक्स को थोड़ा उस हिसाब से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, या वाइस वर्सा। मेरी सलाह फिर भी यही रहेगी कि आप फिजिक्स को हाई मार्क्स पे टारगेट करें, क्योंकि फिजिक्स इज दी डिसाइडिंग फैक्टर नाउ। फिजिक्स जो है आपका टाई ब्रेकर के लिए, फिजिक्स के मार्क्स आपके टाई ब्रेकर के लिए यूज होंगे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बायो में 350 नहीं हासिल कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो भी आप अगर मिनिमम आपको 300 लेके ही आना है। तो अगर आपकी तैयारी 300 के लायक बायो में नहीं है तो आप पहले ही मान के चलें कि मेरे को 300 अचीव करने की तैयारी चालू करनी है। अगर आपके बायो में 300 आ गए हैं तो 300 आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कवर करने पड़ेंगे, जो कि आपका अगेन 150 का गेम हो जाता है आउट ऑफ 180, या फिर आपका डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे कितना आगे जा सकता हूँ और कितना मैं नीचे आ सकता हूँ दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। अब मुझे ये 300 हो या 350 हो, ये कैसे स्कोर करना है, तो देखिए ये तो हम समझ गए हैं कि बायो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आने वाले महीने में लेट्स से आपके आई थिंक 30 चैप्टर्स हैं, है ना, 30 या 30 पकड़ के चलते हैं, तो आप एटलीस्ट 60 डेज का प्लान बनाएं। 60 डेज का इनिशियल प्लान में आपको ये टारगेट करना है कि मेरा हर जो चैप्टर है उसके लिए मैं 2 दिन दूंगा, या डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैप्टर कोई किसी को 3 दे सकता हूँ, बट किसी को 1 दूंगा फिर जो सिंपल है। तो ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप 60 डेज का प्लान बनाएं, जिसमें आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन समझना अच्छे से हो जाए, प्लस उस चैप्टर के अराउंड 20 से 25 एमसीक्यूज आपके क्वालिटी एमसीक्यूज आप कंप्लीट करें। आप बाकी का अपना समय बहुत सारे एमसीक्यूज करने में वेस्ट ना करें, आप ना ही फालतू की टेस्ट सीरीज में वेस्ट करें। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मैं ये 30 चैप्टर्स पे अपना अच्छे से कमांड हासिल करूं, और उसके अराउंड 20 से 25, 30 डिपेंडिंग ऑन योर प्लान एंड टाइम आप उतने एमसीक्यूज अच्छे से करें। अगर कुछ एमसीक्यूज आपके कुछ गलत हो गए तो आप उसको एनालाइज करके समझें कि वो किस टॉपिक पे मेरे गलत हुए, या किस पर्टिकुलर यूनिट में मेरे गलत हुए। तो 60 डेज में आपका ये फर्स्ट प्लान होना चाहिए। इसी 60 डेज में आपको अपना केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री में कैसे करेंगे अब आप, तो केमिस्ट्री को आप सिंपली ऐसा मान सकते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट है। अब इसमें से हम सबको पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो थोड़ी वोलेटाइल है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये कहूँगा कि इनऑर्गेनिक को अभी आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो। और इनऑर्गेनिक को हम सेकेंड हाफ में करेंगे, जो कि नियर टू नीट होगा। पहले हमारा फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक करने के लिए आप अच्छे से रिएक्शंस को समझें, और एक बड़े से वाइट बोर्ड पे या जहाँ पे भी आप लिखते हैं वहाँ पर एक रिएक्शन को करके लिखते हुए पूरा आप उसका चेन बनाने की कोशिश करें। अगर आपको चेन बना के लिखने की आदत हो जाएगी, वो रिएक्शन को कंप्लीट करने की आदत हो जाएगी, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके अराउंड फिर आप ऑर्गेनिक पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस करिए जेई वगैरह के, लेकिन डेफिनेटली आप जो एक कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक जो यूज़ करते आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के कंप्लीट करने की करिए कोशिश। साथ ही फिर फिजिकल की भी बात आती है, तो फिजिकल तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो वो भी आप सिमिलर फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली इन 60 डेज में आप बायो पे फोकस करें, और साथ ही साथ पैरेलल में केमिस्ट्री भी करें, जिसमें कि ऑर्गेनिक और फिजिकल हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके 60 डेज में केमिस्ट्री एटलीस्ट 1.5 टाइम तो हो ही सकती है, 1 टाइम एंड 1.5 टाइम एटलीस्ट, या 2 टाइम हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो आपके ये 60 डेज का प्लान हो गया। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप आज दिसंबर का फर्स्ट वीक है तो 60 डेज यानी जनवरी और फरवरी आपके मिड फरवरी तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपके कुछ शायद हो सकता है कहीं जगह बोर्ड्स चालू हो जाएंगे, राइट। तो बोर्ड्स के लिए मैं बोलने से पहले ये बोलूँगा कि आप पहले थोड़ा फिजिक्स को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिक्स आप छोड़ नहीं सकते हैं, 0 मार्क्स नहीं लेके आना है। तो फिजिक्स में कैसे करेंगे कि प्लान तो मेरा केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, तो फिजिक्स में आप
थोड़ा रिस्क लेके ये समझ सकते हैं कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कौन से मेरे वीक चैप्टर्स हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें से ये देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेटेज देखिए। देखिए एनटीए है, बहुत स्मार्ट बॉडी है, कहीं पे भी कभी भी वेटेज चेंज कर सकती है और आप वो रिस्क लेके नहीं जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके पास जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं फिजिक्स में वो एटलीस्ट 60-70% तक हो चुके हैं, लेट्स से जो भी टॉपिक्स हैं उसमें 70% आपके स्ट्रॉन्ग है, देन यू आर इन गुड शेप। आप सिंपली अपने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उन जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मेरे 100% एक्यूरेट होंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी आपने अचीव कर ली तो फिजिक्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अगर आपके समझिए कि कुछ लेट्स से कुछ ही टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक वीक हैं, तो अब आप उन वीक को सेग्रीगेट कीजिए कि इसमें से वीक में से मैं किसको ऐसा है जो मेरे को थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड इफ आई स्टार्ट रीडिंग देम देन दे कैन शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स वीकर साइड से स्ट्रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। तो आइडिया क्या है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं उनको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि हमको पूरे वीक चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो फिजिक्स के हैं उनका काउंट इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये कब करना है? तो अभी अगर आप फरवरी मिड तक पहुंच चुके हैं तो वहां से आप, अगर आपको यहाँ टाइम मिल रहा है बायो और केमिस्ट्री के साथ, तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक कर सकते हैं। नहीं तो आप मिड फरवरी से एटलीस्ट फरवरी एंड तक ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आप एटलीस्ट जो भी आपके 4-5 टॉपिक हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग साइड में लेके आना है उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, या आपके बहुत सारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बाय दी बिगिनिंग ऑफ मार्च या मिड मार्च आपके बोर्ड्स की तरफ पहुंच जाएंगे, और उस समय हो सकता है आपको प्रेशर है कि अरे मैं बोर्ड के लिए कैसे करूँगा, मेरे को बोर्ड के लिए टाइम भी चाहिए। तो अगर आप बोर्ड के पास आ चुके हैं तब क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना है, तब शायद आपके पेरेंट्स को करना है। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए और सुनाइए कि उनको क्या करना है। तो बेसिकली बोर्ड के लिए पेरेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हैं उनका पेपर का पैटर्न समझना है कि वो पेपर में मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो पेपर में जो है टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनका कितना वेटेज है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको बोर्ड टॉप नहीं करना है, राइट? आप सभी को बोर्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि 50 या 60% है डिपेंडिंग ऑन एम्स और अदर मेडिकल कॉलेज, वो अचीव मिनिमम करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अब अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ मार्क्स तो इंटरनल होंगे, 20 होंगे या 30 होंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिकल, तो वो अचीव तो आपको 100% कर लेना है। अगर वो हो गए तो बची हुई जो आपको 70 में से 80 में से जो नंबर लेके आने हैं उसके लिए आप वेटेज देख सकते हैं कि मेरे कौन से टॉपिक पे कौन सा वेटेज है, और उन टॉपिक को आप अच्छे से करके जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि ये वेटेज वाले टॉपिक है, ये लो वेटेज वाले टॉपिक है, ये पेपर पैटर्न रहता है, तुमको यहाँ पे ये ऐसा पेपर पैटर्न करना है। तो जो ये सारा जो आपका रिसर्च वर्क है जो आप करना चाह रहे होंगे नियर बोर्ड, ये आपके माता पिता को करना चाहिए और वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने बोर्ड, और वैसे भी हाँ, बोर्ड में आपके 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप जो कर ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, तो उसमें इतनी आपको टेंशन होना नहीं चाहिए, राइट? तो बोर्ड आप लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम हो गए। अब बोर्ड के समय भी क्या आपको नीट छोड़ना है? नीट की तैयारी छोड़ना है? नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जब आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उस समय में आप कोशिश करें कि जो आपने बायो करा हुआ है उसको एटलीस्ट पन्ने पलटाते रहें, तो आपका एक जो नज़र जाएगी तो समझ में आता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, आपको नहीं भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये मैं भूल चुका हूँ, तो आप उस टॉपिक को मार्क कर सकते हैं कि हाँ जब मैं वापस आऊँगा बोर्ड के बाद तो इन टॉपिक को मैं देख सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट ड्यूरिंग बोर्ड आते जाते जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम लिख के आ चुके हैं तो आप वो टाइम का उपयोग कर सकते हैं। अब आप बोर्ड से बाहर आ गए, लेट्स से आपका मार्च एंड या अप्रैल मिड में बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया। अब आपके पास जो बचता है टाइम वो बचता है सिर्फ आपके 20 दिन 25 दिन। ठीक है, तो आपने एक बार फिजिक्स एक बार आप बायो कर चुके हैं, एक बार केमिस्ट्री के 2 टॉपिक कर चुके हैं, कुछ आप फिजिक्स पे भी आपने वर्क करा हुआ है आपको राइट से लेफ्ट लाने में। अब आपको इनऑर्गेनिक पे भी फोकस करना पड़ेगा, तो इनऑर्गेनिक को अब आप रिवाइज करें, दिस इज द टाइम। इनऑर्गेनिक को रिवाइज करें, एट द सेम टाइम अब आपको जो आपकी मेमोरी है विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने अच्छे से फोटोग्राफिक तरीके से ध्यान रखा होगा,
इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑर्गेनिक, उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करें जब भी आपको टाइम मिले। और जैसे कि अगर आप कुछ फ्रेश हो रहे हैं तब आप रिकॉल करने की कोशिश करें, जो भी आपका मतलब नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें से। और प्रोडक्टिव आवर्स में से तो डेफिनेटली आपको रिवीजन और रिवीजन ही करना है ना। उस समय आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं ऑल इंडिया कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लूँ या कोई और टेस्ट सीरीज़ देख लूँ या PYQs देख लूँ या ये बुक देख लूँ या मेरे दोस्त ने ये बुक से करा है मैं उससे देख लूँ। नहीं, आपने जो तैयारी करी है उसमें अपना फोकस रखिए, उसी पे भरोसा करिए और उसी भरोसे के साथ एग्ज़ाम लिखने जाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ ये शेयर करें। और एक और चीज़ बोलूँगा कि हो सके तो आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को भी शेयर करें और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।